हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाव प्रकाश। है ना, कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने डीजी का सब्जेक्ट लेने बोला था, इसलिए हम स्टार्ट जो सब्जेक्ट की सीरीज़ है उसमें सबसे पहले डीजी ही लेते हैं। पर डीजी से पहले यदि आप गोविंद पारेख देखेंगे, जो आयुर्वेद संग्रह बुक है, जो मैक्सिमम एग्ज़ाम के लिए प्रेफर आज भी टॉप मोस्ट बुक मानी जाती है, तो उसमें 181 पेज पर आप भाव प्रकाश दिखा जाएगा। एक्चुअली भाव प्रकाश जो संहिता है, जो ग्रंथ है, वो एक डीजी के लिए बेस्ट माना जाता है। इन्होंने इनके प्रतिनिधि द्रव्य, विभिन्न द्रव्यों के उनके कर्म, है ना, उनके पर्याय, ये सब जो रेफरेंस लिया जाता है वो भाव प्रकाश से मेनली लिया जाता है। और कई बार क्वेश्चन भाव प्रकाश से भी उठ के आते हैं, इसलिए इसका थोड़े शॉर्ट नोट्स इसमें दिए हैं। तो जो 181 पेज पर है आप उस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट्स करेंगे, पर सब्जेक्ट से पहले मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि हम पूरी गोविंद पारेख का पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत ज़रूरी बुक है। आपके पास जो कोचिंग के नोट्स होंगे वो लोग अपने नोट्स से पढ़ाते हैं, पर आप देख लीजिए ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली मेरे टाइम पे जितनी भी कोचिंग्स थी मैंने सभी के नोट्स ले लिए थे, तो वो सेम ही रहता है जो आयुर्वेद संग्रह में रहता है। पर जो एग्ज़ाम बनाते हैं, जो क्वेश्चन एयर बनाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनके लिए जो रेफरेंस बुक रहती है जिससे वो साथ में रख के आई थिंक पेपर बनाते हैं, वो आपके नोट्स रख कर पेपर नहीं बनाते हैं, वो आयुर्वेद संग्रह ही रखते हैं और संहिता रखते हैं, है ना। यदि उन्हें सब्जेक्ट्स का बनाना है ना, तो वो आयुर्वेद संग्रह ही रखेंगे। उसके बाद वो चरक, सुश्रुत, काश्यप, बागभट, ये संहिताएँ रखेंगे अपने सामने। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद संग्रह पढ़ना मस्ट है, और उसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं अब सब्जेक्ट वाइज। इसके जो एक एक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो डीजी, पदार्थ विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रसशास्त्र, और इसमें चरक वैशिष्ट और सुश्रुत वैशिष्ट ये हैं, वो भी कंप्लीट करके फिर हम संहिताओं पर आएंगे, है ना। तो आई होप अपनी ये सीरीज़ जल्दी ख़त्म हो और आपको ये हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। यदि है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। और अब ये जो वीडियोज़ हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बेनिफिट ले पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाव प्रकाश 181 पेज, गोविंद पारेख। तो भाव प्रकाश जो ग्रंथ है वो किस सेंचुरी का लिखा गया है? 16वीं सेंचुरी में लिखा गया है सबसे पहले तो। ठीक है, इसके लेखक कौन है? आचार्य भाव मिश्र हैं, जिसके पुत्र श्री लटकन मिश्र। इस टाइप के अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये सिर्फ बेसिक आपका स्टार्ट करने के लिए है ना। ग्रंथ निर्माणार्थ भाव मिश्र ने सारंगधर संहिता को आधार बनाया। एक बार क्वेश्चन आया था कि भाव मिश्र ने किस संहिता को आधार बनाया था, तो सारंगधर संहिता को। और निघंटु भाग है तो मदनपाल निघंटु को। जो निघंटु भाग है मतलब जिसमें ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो उसके लिए मदनपाल निघंटु लिया गया है। और जो ड्रग है, जो ड्रग के बारे में यदि लिया जाए तो उन्होंने क्या दिया है? सारंगधर संहिता। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, किसी बार क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, अगला है भाव प्रकाश की अन्य रचनाएं। गुण रत्नमाला, एक बार इस पे क्वेश्चन आया है कि गुण रत्नमाला किसके द्वारा लिखी हुई है, तो गुण रत्नमाला भाव प्रकाश की, भाव मिश्र की लिखी हुई रचना है। माधव निदान पर टिप्पणी भी लिखी है इन्होंने, और वेद निघंटु करके जो निघंटु है वो भी भाव प्रकाश ने लिखा है। संस्कृत की 2 ही टीकाएँ मिलती हैं, पहली टीका का नाम वर्णित नहीं है। संभवतः यह टीका स्वयं भाव मिश्र ने भाव प्रकाश पर ही लिखी थी, मतलब इन्होंने अपनी ही किताब पर एक और टीका लिखी थी। जो सेकंड टीका है वो सदवेद सिद्धांत रत्नाकर। एक बार क्वेश्चन आया है कि सदवेद सिद्धांत रत्नाकर किसकी टीका है, तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टीका किस पर है? आपके भाव प्रकाश पर है, जिसमें जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने, मतलब सदवेद सिद्धांत रत्नाकर किसने लिखी है? जयदेव ने। काश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के आदेश पर लिखा था। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आया था, सदवेद सिद्धांत रत्नाकर किस पर लिखी हुई टीका है, तो भाव प्रकाश पर लिखी हुई टीका है। 2 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी जो नोट्स है उसमें मैंने क्वेश्चन टिक करके लिखे हुए हैं ना, इसलिए मुझे पता है। मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है ना, इतने क्वेश्चन यदि आप सॉल्व भी करो तो आपको याद नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि आप वहीं लिख लो कि कहीं ना कहीं आया है ये क्वेश्चन, तो आप जब पढ़ते हो तो आपको एक अलर्ट रहता है कि नहीं ये क्वेश्चन आ चुका है, तो रिपीट हो सकता है। ठीक है, विषय वस्तु संपूर्ण भाव प्रकाश 3 खंडों में, 3 खंड हैं, मतलब 3 सेक्शन है इसमें, 7 पार्ट्स हैं और 80 चैप्टर्स हैं। और कितने श्लोक हैं? 10,268 श्लोक है। तो पूरी जो
भाव प्रकाश संहिता है वो 3 सेक्शन में 7 पार्ट में 80 चैप्टर और 10,268 श्लोकों में निबंधित है। पहले इस टाइप के विषय वस्तु पर क्वेश्चन बहुत आते थे, अब शायद इतने नहीं आते हैं, है ना। तो जो पहला सेक्शन है उसमें कितने हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है इसका, तो कितने फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर हैं और सेकंड पार्ट में 1 चैप्टर है एक खंड में, मतलब टोटल कितने चैप्टर हैं 7। कितने श्लोक हो जाएंगे 4,307। तो बस ये चैप्टर प्रथम पूर्व खंड में 7 अध्याय, इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, मध्यम खंड में कितने चैप्टर कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट और इसमें टोटल अध्याय कितने हैं 71 है। अंदर के याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चैप्टर्स याद रख लीजिए कि पूर्व खंड में 7 चैप्टर हैं, मध्यम खंड में 71 चैप्टर हैं, उत्तर खंड में 80 तो 82 चैप्टर्स हैं, मतलब 2 चैप्टर है, सॉरी जो लास्ट वाला है उसमें कितना आ जाएगा 2 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल कितने हो जाएंगे 80। फर्स्ट में 7, सेकंड में आपके 71 और लास्ट में 2 अध्याय हैं, टोटल 80 अध्याय, ठीक है। श्लोक वगैरह और खंड वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस टाइप से क्वेश्चन कभी आया भी नहीं है। नेक्स्ट पेपर पर आइए, नेक्स्ट पन्ने पर देखिए, विषय वस्तु विषय विभाग के बारे में है कि किस खंड में क्या वर्णन है। तो जो पूर्व खंड था जिसमें कितने चैप्टर थे 7 चैप्टर थे, इसमें आयुर्वेद अवतरण, मान प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंचकर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सृष्टि, गर्भोत्पत्ति, दिनचर्या, ऋतुचर्या, निघंटु भाग का वर्णन मिलता है। तो दिनचर्या ऋतुचर्या तो चरक की ही फॉलो होती है, इसमें सिर्फ मान प्रकरण अच्छा आता है। इसमें कई बार एक्सेप्शंस में पूछा जाता है कि पंचकर्म में भाव प्रकाश ने क्या बताया है, इतना भी नहीं आता। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मान प्रकरण, इसका निघंटु भाग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही अपन को पढ़ना है। मध्यम चैप्टर्स में कितने चैप्टर थे, मध्यम खंड में कितने चैप्टर थे 71, है ना, 71 चैप्टर्स थे। इसमें चिकित्सा प्रकरण, निदान, लक्षण, संप्राप्ति का वर्णन है। जो उत्तरखंड है उसमें 2 चैप्टर थे, इसमें रसायन और वाजीकरण का वर्णन है, ठीक है। तो कई बार विषय विभाग के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बस इम्पोर्टेंट जो है वो मान प्रकरण ही है, ठीक है। हिंदी टीकाकार लालचंद्र वेद, दत्ताराम चौबे एवं पंडित शिव शर्मा आदि विद्वानों ने भाव प्रकाश पर टीकाएं लिखी हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। भाव प्रकाश का योगदान मतलब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जो आपको सच एज उठ के आ जाएंगे। जैसे भाव मिश्र ने किस न्याय का वर्णन किया है, तो केदारी कुल्या न्याय का वर्णन किया, तो इस टाइप से पूरा सेम उठ के आता है, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, भाव मिश्र ने केदारी कुल्या न्याय का समर्थन किया, ये किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया है ये, जैसे द्रणबल और चरक ने क्षीरदधि न्याय बताया है, ठीक है। एक काल धातु पोषण आय अरुंधत और बाघभट्ट ने बताया है, अरुंधत ने उन्हीं पर टीका लिखी है। तो ये किस न्याय का वर्णन किसने समर्थन किया है, तो जैसे केदारी कुल्या समर्थन किसने किया है, सुश्रुत और भाव प्रकाश ने। क्षीरदधि का समर्थन दिया है आपका द्रणबल और चरक ने। एक काल धातु पोषण न्याय बताया है अरुंधक और बाघभट्ट ने, ठीक है, इस टाइप का। ये कई बार हजारों बार ये क्वेश्चन आया है। आत्रव को अष्टम धातु कौन मानता है, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, सबको ही याद होगा, भाव प्रकाश मानते हैं। और इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो रक्त से। कई बार ये क्वेश्चन, यदि मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो मैं यही बनाऊं, भाव प्रकाश ने आत्रव की उत्पत्ति किससे मानी है, तो उन्होंने रक्त से मानी है। चरक ने भी, जबकि चरक जो है वो आत्रव को रस की उपधातु मानते हैं, ठीक है, और ये किसकी मानते हैं, रक्त की मानते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के प्राचीन एवं व्यवहारिक परिभाषा दी है। ओज को अग्नि सौम्य बताया है। ओज की अष्टबिंदु मात्रा किसने मानी है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो मात्रा अष्टबिंदु किसने मानी है, भाव प्रकाश ने, ये क्वेश्चन आया है। शुक्र, रक्त और पुरीस में विशेष रूप से जीवन की स्थिति, तो एक बार क्वेश्चन आया था कि पुरीस में जीवन की स्थिति किसने मानी है, ठीक है। तो ऑप्शन दे देते हैं, भाव प्रकाश, द्रणबल, चक्रदत्त, इस टाइप से। तो शुक्र, रक्त और पुरीस में जीवन की स्थिति आपके भाव प्रकाश मानते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, उसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से, लेकिन जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो आप लिख लीजिए, है ना, तो आपको याद रहेगा। सूतिका काल इन्होंने कितने महीने का बताया है, 1.5 महीने का बताया है, ठीक है। अष्ट वर्ग का वर्णन, विस्तृत वर्णन करते हुए प्रतिनिधि द्रव्य किसने बताए हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि अष्ट वर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य किसने बताए हैं, भाव प्रकाश ने बताए हैं, है ना। जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे ही आएगा, मैं यहाँ गॉस पॉस नहीं करवा रही हूँ। त्रिविध परीक्षा, जैसे दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न,
चतुर्विध परीक्षा नेत्र, नाड़ी, मल, जीवा का वर्णन। इन्हें चतुर्विध परीक्षा में क्या माना है? नेत्र, नाड़ी, मूत्र और जीवा। ठीक है, नेत्र, नाड़ी, मूत्र और जीवा, ये चतुर्विध परीक्षा बताई है। स्त्री में आत्रव चक्र प्रारंभ होने की वह 12 वर्ष ही मानी है और ऋतुकाल 16 दिन का माना है। तो ये भी एक बार पूछा गया है कि ऋतुकाल 16 दिन किसने माना है? तो भाव प्रकाश मानते हैं। वात व्याधि के समान ही पित्तज व्याधि एवं कफज व्याधियों का भी स्वतंत्र वर्णन किया है इन्होंने। षड्विध आहार का वर्णन किया है। इनके कुछ प्रमुख योग हैं, जैसे कपूरासव भाव प्रकाश ने बताया है, श्री गोपाल तेल, अहिफेना आसव, मृत संजीवनी, सुरा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मदन मंजरी बटी, बानरी बटी, आकार करभ आदि बटी, कामेश्वर मोदक, इन सब का वर्णन कौन करते हैं? भाव प्रकाश ही करते हैं। ठीक है, स्त्री की जो नाड़ी है ना, ये कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत आपका गायनिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री की जो योनि है उसमें 3 नाड़ियाँ होती हैं और उसी के अनुसार फल मिलता है। यदि किसी नाड़ी पे जो शुक्र जब गिरता है इंटरकॉर्स के दौरान, तो उसमें जिस नाड़ी पे गिरेगा उसी के अनुसार फल बताया। जैसे यदि समीरना नाड़ी पे गिरा तो निष्फल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कंसीव नहीं होगा। गौरी नाड़ी पे गिरा तो पुत्र की उत्पत्ति बताई है और चंद्रमसी नाड़ी पे गिरा तो कन्या की उत्पत्ति बताई है। और ये किसने बताया है? भाव प्रकाश ने बताया है। तो याद रखना, गोरा पुत्र अच्छा होता है। ठीक है, सबको क्या चाहिए? गोरा पुत्र चाहिए। तो गोरी पे गिरेगा तो क्या होगा? पुत्र होगा। और चांद के समान लड़की होती है। चांद के समान कौन होती है? लड़की। तो चंद्रमा यानी चांद्रमसी पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? कन्या की उत्पत्ति। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। औद्भिद द्रव्यों के 5 भेद हैं। कौन कौन से? वनस्पति, वानस्पत्य, क्षुप, बल्ली और औषधि, है ना। ये 5 भेद इनने औद्भिद द्रव्यों के करे हैं। सोम रोग का वर्णन भाव प्रकाश ने, बहुत इंपॉर्टेंट, गायनिक का बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके आपको पेशेंट भी मिलते हैं और वो इन्हीं के ट्रीटमेंट से सही भी होते हैं। ठीक है, तो सोम रोग क्या है? जो शरीर में जलीय धातु होती। कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों को रेगुलर वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, लिक्विड जैसा दिन भर आता है, तो वो बेसिकली उनको वाइट डिस्चार्ज नहीं है, उन्हें सोम रोग है, उन्हें समझ नहीं आ पाता ना। तो ये आपको वहाँ उनसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज ना वाइटिस होता है, क्रीमिस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। इसमें ये बिल्कुल यूरिन जैसा निकलता रहता है उनको, है ना। 2-2 1-1 घंटे के गैप से भी कई को रेगुलर भी निकलता रहता है। तो आपको ये डायग्नोस करना है ना। तो सोम रोग शरीर में स्थित जो जलीय धातु होती है उसका मूत्र मार्ग से, योनि मार्ग से नहीं निकलता। कहाँ से निकलता है? मूत्र मार्ग से निरंतर प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गंध रहित, पीड़ा रहित। ठीक है, पीड़ा नहीं होती। अत्यधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, इतना कि जो उनका कपड़ा रहता है वो गीला हो जाता है। स्राव की प्रवृत्ति होती है। प्रसन्ना, बिमला, सीता, निर्गंधा, नीरुजा, सिता, श्रावंती, अतिमात्री, ये पूरा आपको कोटेशन उठ के आ जाता है। ये किस रोग के बारे में है? ठीक है, ये पूरा कोटेशन आया है ये उठ के। ठीक है, प्रसन्ना, बिमला, आसीता, निर्गंधा, नीरुजा, सिता, श्रावंती, चाति मात्र। ठीक है, मतलब प्रसन्न, विमल, शीत, निर्गंध, बिना वेदना के, साफ, पीड़ा रहित, स्त्राव, अति मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा। तो कौन सा रोग है? सोम रोग है। इसका वर्णन किसने किया है? आपके भाव प्रकाश ने किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार आया था और ये सबका गलत हुआ था, ये मिल भी नहीं रही थी ये लाइन। ठीक है, भक्ष्य भोज्यस्य पयश्च न तृप्ति लभते सदा, किसके लिए आया है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। नहीं आया है क्वेश्चन, और ये मुझे मिली नहीं थी। मुझे जब मैं इसको रिवाइज किया ना तभी मुझे ये पता चला था कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, भक्ष्य भोज्यस्य पयश्च ना तृप्ति लभते, मतलब कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, उसमें तृप्ति नहीं होगी। तो ये किस रोग का लक्षण है? आपके सोम रोग का ही लक्षण है। इसके निदान क्या बताए हैं? अत्यधिक मैथुन करना, शोक, भय, चिंता, अभिचार, गर्विश। तो ये सब कहीं ना कहीं स्त्री जीवन में आता ही है। उसको शोक रहता है, कभी बच्चा डर जाती है लड़की, है ना, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वो डर गई हो, या हो जाता है कई बार नॉर्मली लड़कियां कई सहमी सी रहती हैं ना, किसी बात की चिंता हो, तो ये सब इसके कारण सोम रोग हो जाता है। ठीक है, इसके भेद किसने बताए हैं? सारंगधर ने बताए हैं। स्राव की अति प्रवृत्ति होने पर सोम रोग को मूत्रातिसार भी कहा है। तो मूत्रातिसार संज्ञा किसने दी है? सारंगधर ने दी है। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मूत्रातिसार संज्ञा किसने दी है? सारंगधर ने दी है।
ये क्वेश्चन आया है। चिकित्सा सुख साध्य रोग है, कैसा है? सुख साध्य, ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये जो कोटेशन है ना, ये मैं बार बार बोलूँगी, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये नहीं आता ध्यान, तो याद रखना, इस सोम रोग के लिए भाव मिश्र ने ही कहा है। चिकित्सा क्या है? बृहत सोमरात रस, हेमनाथ रस, स्वर्ण भंग, कदली घृत का प्रयोग। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन आया है, कदली घृत का प्रयोग। कच्चा केले का सेवन कर लो, सिर नंगे सिर और पांव पैदल चलना चाहिए, तो कच्चे केले का सेवन आपको करवा देना है। ठीक है, इससे फ़ायदा भी लगता है। तो कच्चा केला आप ल्यूकोरिया में भी देख सकते हो ना, क्योंकि स्तंभन का काम करता है। ठीक है, भाव प्रकाश ने कसाय द्रव्यों में मधु को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, कसाय, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, कसाय द्रव्य में मधु को श्रेष्ठ किसने बताया है? तो भाव प्रकाश ने बताया है। भाव प्रकाश की टीका जो है श्री रणवीर सिंह देवावलोकन सदवेद सिद्धांत रत्नाकर, ये आया है क्वेश्चन, में पहले बता चुकी हूँ कि सदवेद सिद्धांत रत्नाकर टीका किस पे लिखी गई है? को भाव प्रकाश पे लिखी गई है। कुछ भाव प्रकाश के वैशिष्ट्य बताए हैं, मतलब उनके जो बुक है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ जो स्पेसिफिक उन्होंने ही बताए हैं। हरीतकी के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चरक संहिता जब पढ़ोगे तो उसमें जब हरीतकी रसायन के बारे में वर्णन है, जब हरीतकी के को रसायन चैप्टर में बताया गया है, तो उसके जो वक्तव्य है उसमें ये डिटेल में है ना। तो हरीतकी के 7 भेद बताए हैं। एक बार क्वेश्चन आई थिंक जीवंती पे आया है, हाँ जीवंती पे आया है कि किस के उपयोग, जीवंती पर आया है कि किस उपयोग में की जाती है, तो इस पे बनते हैं क्वेश्चन। हरीतकी के इन्होंने कितने भेद बताए हैं? 7 भेद बताए हैं। ठीक है, तो इनके जो नाम है वो याद रखने का सिंपल तरीका है कि विजय, रोहिणी का पूत। ठीक है, तो विजया, रोहिणी, पूतना, अमृत अभय होकर जीता है चेतक की तरह। ठीक है, ये कोटेशन से आप याद रख सकते हो, तो आपको 7 नाम याद हो जाएंगे, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतक। ठीक है, तो ये 7 नाम आपको याद हो जाएंगे। आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें ये कहाँ पाई जाती हैं, स्थान, ये भी आप आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा, इसका स्थान भी लिख लीजिएगा, है ना, एक जगह की कहाँ पाई जाती। तो जो विजया के बारे में बात करते हैं, विजया जो होती है ना, तो यहाँ मैंने आपको बता दिए इनके नाम याद करने की ट्रिक, है ना। तो इसके बाद आइए हम लोग कुछ पहले हरीतकी के बारे में जान लेते हैं, है ना। हरीतकी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हरीतकी का हम लोग ये याद करते हुए चलते हैं ताकि आपको याद हो। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? टर्मिनेलिया चेबुला, है ना। हरीतकी चबा कर खाते हैं। टर्मिनेरिया, तो आप यदि हरिद्रा भी देखेंगे तो भी टर्मिनेरिया हरिद्रा ऐसा नाम आएगा। तो टर्मिनेरिया, इसका जो कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है ना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली के आगे टर्मिनेरिया लगता ही है ना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है। चेबुआ याद रखना, हरीतकी जो है वो चबा कर खाई जाती है, तो चेबुला। देखो वहाँ आपको लिखना तो है नहीं, वहाँ आपको टिक लगाना है। आपको एक पॉइंट भी याद है ना, तो वहाँ आप सही डायग्नोज कर लोगे, है ना। कोई रिटर्न पेपर तो है नहीं अपना यूजी जैसा, तो सिर्फ आपको स्पेलिंग और उसका पहला शब्द ही याद कर लो, पूरा जरूरी नहीं है पूरी स्पेलिंग याद हो आपको। ठीक है, तो टर्मिनेरिया चेबुला जो है वो क्या है? हरीतकी है। फैमिली जो है कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है। इसके पर्याय क्या क्या हो जाएंगे? पर्याय की बात करें हरीतकी के पर्याय की बात करें तो क्या हो जाएगा? पथ्या, अभया, अमृता, ये सब जो इसके पर्याय हैं वो। ठीक है, वया स्थापना, हेमवती, शिवा, है ना, शिवा भी इसी को बोलते हैं, हेमवती इसको बोलते हैं। ठीक है, वयस्था बोलते हैं। तो ये जो है ये इसके पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यदि देखा जाए तो क्या होगा? एक मॉडरेट साइज का ट्री होता है ना। कितने सेंटीमीटर का होगा? 25 से 30 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 25 से 30 मीटर लंबा होगा। फ्रूट की बात करें तो ओवॉइड फॉर्म में रहता है ना, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है।
वेराइटीज़ की वही 7 वैरायटी पाई जाती हैं, मैंने बता दिया, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। तो इनके बारे में, इनका आकार, स्थान कहाँ पाई जाती है और इनका उपयोग, ये इम्पोर्टेंट है। तो विजया जो रहती है वो अलावु व्रत होती है, सर्व रोगों में पाई जाती है और किस प्रदेश में पाई जाएगी? विंध्य प्रदेश में। कई बार इनके स्थान पे से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं इसको नोट करवा रही हूँ, ठीक है। रोहिणी जो रहती है वो व्रत आकार की रहती है। देखो विजया, अब सबसे पहले तो विजया को ही याद कर लेते हैं। तो विजया को ऐसे याद कर लेना, VAS, ठीक है। अलाबू व्रत होगी, ठीक है, सर्व रोगों में यूज़ की जाएगी और विंध्य प्रदेश में होगी, ठीक है। VAS को क्या मिलता है? जैसे IAS होते हैं ना, वैसे VAS को हमेशा विजय मिलती है। तो VAS यानी विंध्य प्रदेश में होगी, अलाबू व्रत होगी और सर्व रोगों में यूज़ किए जाएगी, ठीक है। तो ये विजया याद हो गई। रोहिणी कैसे आकार की होती है? व्रत आकार की होती है, व्रण रोहन में यूज़ होती है और किस प्रदेश में पाई जाती है? ये भी विंध्य प्रदेश में पाई जाती है। किस प्रदेश में पाई जाएगी? विंध्य प्रदेश में। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा? RV2, रोहिणी से R हो जाएगा, तो RV2, R मतलब रोहिणी, V2 मतलब व्रताकार होगी, व्रण रोपण में और विंध्य प्रदेश में। RV3 सॉरी, है ना, व्रताकार होगी, विंध्य प्रदेश में होगी और व्रण रोपण का काम करेगी, ठीक है। फिर आता है पूतना। पूतना की बात किया जाए तो सा अस्थि होती है। देखो पूत यानी पूतना एक राक्षसी थी, वो उसमें क्या होगी? हड्डियों का ही सेवन करेगी, तो अस्थि युक्त रहेगी, प्रलेप में यूज़ की जाती है और किस प्रदेश में पाई जाती है? सिंध प्रदेश में ही पाई जाती है। पूतना किस प्रदेश में पाई जाएगी? सिंध प्रदेश में। तो सिंपल याद हो जाएगा इसमें तो आपको, है ना। अस्थि युक्त रहेगी, प्रलेप, पा से पूतना, पा से प्रलेप में यूज़ होगी, सिंध प्रदेश में पाई जाएगी। अमृता, अमृता की बात करें तो मासल होती है। अमृत यदि खाओगे, एक अमृता, या तो ऐसे याद कर लीजिए, अमृता एक लड़की है जो काफ़ी चबी है, ठीक है, बहुत मासल है, ठीक है। शोधन हेतु यूज़ किया जाता है और किस प्रदेश में पाई जाती है? अमृता मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अभया, अभया जो रहती है, अभया पंचरेखीय होती है, ठीक है। नेत्र रोगों में यूज़ की जाती है, अक्षी रोगों में, और किस प्रदेश में पाई जाएगी? चंपारण, है ना, चंपारण या चंपा के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। जीवंती जो है वो स्वर्ण पत्री होती है, क्वेश्चन आया है, सर्व रोगों में यूज़ की जाती है और कहाँ पाई जाएगी? सौराष्ट्र में, तो SSS, ठीक है। स्वर्ण वर्णी होगी, सौराष्ट्र में यूज़ होगी, सर्व रोगों में यूज़ की जाएगी, ठीक है। चेतकी जो रहती है ना, चेतकी त्रिरेखा युक्त होती है, चूर्ण रूप में रहती है, ठीक है। और कहाँ पाई जाएगी? ये हिमालय पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमालय पे पाई जाती है, ठीक है। तो चेतकी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली बहुत यूज़ होता है, चूर्ण रूप में ही होगी, हिमालय पे ही औषधि है तो हिमालय पे ही पाई जाएगी, 3 रेखा युक्त होगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करना है। चेतकी के 2 भेद बताए गए हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल जो रहती है वो लंबी होती है 6 अंगुल और कृष्ण जो रहती है वो 1 अंगुल लंबी होती है। चेतकी शब्द को छोड़कर शेष चारों स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय रेचक होते हैं। चेतकी के शब्द को छोड़कर, मतलब चेतकी को यदि बजाओगे तो ही आपको रेचन नहीं लगेगा, बाकी यदि आप उसको स्पर्श कर लोगे, उसका रूप देख लोगे, उसका रस चख लोगे, उसको सूंघ लोगे तो आपको रेचन हो जाएगा। चेतकी के पेड़ के नीचे खड़े होने मात्र से विरेचन हो जाता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। सुकुमार व्यक्तियों में चेतकी पथ्य होती है। सभी हरितकियों के भेद में विजया प्रधान मानी गई है। जो मेन होती है वो कौन सी होती है? विजया। विजया जो होती है वो मेन है, लीडर है इनकी, क्योंकि सभी रोगों में 2 यूज़ की जाती हैं। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा, सभी रोगों में विजया यूज़ की जाएगी और दूसरी क्या यूज़ की जाएगी? आपकी जीवंती, ठीक है। अगले पॉइंट पर आइए। हरितकी में रस रहने का स्थान, तो मीगी, मीगी मतलब जो उसकी मीगी रहती है वो मधुर रस की होती है, जो रेसे होते हैं वो अम्ल रस के होते हैं, जो व्रंत होते हैं वो तिक्त रस के होते हैं, जो छिलका होता है वो कटु रस का होता है और गुठली कसाय रस की होती है।
तो इनको याद कैसे करेंगे? तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, इसको ऐसे याद करते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, है ना। तो मधुर माँ से मीगी, याद हो गया, मीगी जो रहेगी वो मधुर रहेगी। अम्ल रेसा रहता है, ठीक है। जो रेसा मतलब रेशमा से करके याद कर लीजिएगा, जो रेशमा होती है ना उसको खट्टा खाने की इच्छा होती है, लड़कियों को खट्टा अच्छा लगता है, तो अम्ल पदार्थ किसको अच्छे लगेंगे? रेसा को, ठीक है। लवण कुछ नहीं होता, लवण इसमें पंचरस युक्त होती है, पंचरस में कौन सा रस नहीं होता? लवण नहीं होता। एक तो ये क्वेश्चन भी आया है, पंचरस युक्त क्या होती है? हरितकी होती है, और उसमें कौन सा रस नहीं होता? तो लवण नहीं होता, ठीक है। कटु किसमें होता है? छिलके में, छिलके हमेशा कड़वे होते हैं इसलिए तो फेंक देते हैं ना उन्हें, ठीक है। तिक्त क्या होगा? व्रंत, ठीक है। डंडे की तरह, टिड्डा, टिड्डापन बोलते हैं, टिड्डा इंसान क्या होता है? पतला दुबला, उसको बोलते हैं टिड्डे की तरह, तो व्रंत की तरह होगा, है ना। तो व्रंत क्या होगा? टिड्डा। गुठली क्या होती है? हमेशा कसाय होती है, जामुन की गुठली बहुत कसेली होती है, तो आप गुठली को कसाय। कौन सा रस नहीं होता? लवण रस नहीं होता है। भोजन के साथ हरित की बुद्धि बल इंद्रिय बलप्रद बताई गई है, ठीक है। भोजन के साथ, यदि आप भोजन के साथ हरितकी का सेवन करोगे तो बुद्धि बल इंद्रिय बलप्रद होती है। भोजन के उपरांत यदि हरितकी का सेवन करोगे तो त्रिदोष सामक होती है, ठीक है। मतलब यदि भोजन के साथ करोगे तो बल बुद्धि इंद्रियों को बल देगी, पर यदि आप भोजन के बाद करोगे तो त्रिदोष का समन बताएगा। हरितकी सेवन के अयोग्य भी बताए हैं, जो रूक्ष हो, क्रस हो, गर्भिणी हो, रक्त मोक्ष हो, जिसका तुरंत रक्त मोक्षण किया गया हो, उसको हरितकी नहीं देना है। तो याद रखना, एक जो मेन पॉइंट है ना वो है क्रस। क्यों? क्योंकि ये रेचन करेगी तो और पतला हो जाएगा ना, और उसका वात प्रकोप हो जाएगा। तो ये याद रखना, क्रस व्यक्ति जो रहता है ना वो हरितकी के अयोग्य होता है, ठीक है। जो नेस्ट है, नेस्ट में आपका ऋतु हरितकी और हरितकी के बारे में और हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर इससे पहले इसका जो फार्मेकोडायनेमिक्स है वो और अपन आज ही देख लेते हैं। फार्मेकोडायनेमिक्स मतलब जो इसका रसवीर विपाक है वो हम आज देख लेते हैं। तो देखो, हरितकी का रस देखा जाए तो कसाय प्रधान होता है, ठीक है। कसाय प्रधान होती है, पर पंचरस होते हैं, ठीक है। कसाय प्रधान पंचरस युक्त होती है। कौन सा रस नहीं होता? लवण नहीं होता, ठीक है। गुण देखा जाए तो क्या होती है? लघु और रूक्ष होती है, इसलिए क्रस तो नहीं दी जाती, ठीक है। वीर देखा जाए तो हरितकी का वीर उष्ण बताया गया है, ठीक है। विपाक क्या होता है? हरितकी का विपाक मधुर होता है, मधुर विपाक के कारण रसायन होती है ये। दोष देखे जाए, दोष कर्म देखा जाए तो त्रिदोष सामक होती है, ठीक है। त्रिदोष सामक होती है। कर्म में क्या जाएगा? रसायन आ जाएगा, वयस्थापन आ जाएगा, पथ्य आ जाएगा, दीपन करती है, ग्रहणी करती है, क्रमी अग्न होती है, बल्य होती है, ब्रहण होती है। इतने सारे कर्म हैं तो कभी कर्म पे से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हरितकी किन किन रोगों में दी जा सकती है? अग्निमांद में आप दे दो, मैं ये क्लिनिकली बेस पे आपको बता रही हूँ। कोई अग्निमांद का पेशेंट है, उसको बेखौफ होकर हरितकी चूर्ण खिलाओ, ठीक है। अजीर्ण के पेशेंट में, आद्यमान में, यकृत रोगों में, प्रमेह में, सभी में, है ना। तो आप ये दे सकते हो। थेरेपिट यूज और देख लीजिए कि कितना डोज है ना। इसके बाद जो ऋतु हरितकी वगैरह है ना वो हम कल देखेंगे। अभी बहुत आवाज़ हो रही है ना, इसमें आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो हम जो इसके आगे का है वो हम कल देखेंगे, है ना। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे हरितकी पे, क्योंकि हरितकी अपने आप में एक वास्ट है। ओके, आज के लिए थैंक यू।